सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे। आज मेरा क्लास टेंथ का चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कर रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3 होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे फॉर्म होता है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। शायद तुम लोग सुने होगे या फिर नहीं सुने होगे। सो ओम्स लॉ ही कवर करेंगे आज हम लोग, एंड अच्छे से कवर करेंगे उस टॉपिक को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट, एक सर्किट में करंट चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके करंट देख रहे थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे। तो उनको क्या पता चला कि जब करंट चेंज कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है, और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक को तुम 5 यूनिट से बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी 5 यूनिट से ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले 5 यूनिट का ही बढ़ रहा है, कभी 10, कभी 2, कभी 4, ऐसा नहीं हो रहा है। बढ़ रहा है और एक यूनिफॉर्मली तरह से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरह से एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो करंट। तो इसीलिए ओम्स, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, वो एक स्टेटमेंट दिए, वो ओम्स लॉ दिए। वो क्या दिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो अपने रूम टेम्परेचर पे इट्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, बट जैसे ही तुम टेम्परेचर बदलोगे, मान लो तुम एक रीडिंग लिए और उसके बाद जो तुम रूम टेम्परेचर या फिर जिस माहौल में तुम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको तुम चेंज कर दिए, तो तुम्हारा जो रीडिंग आएगा वो नहीं आएगा उस तरीके से जो वो शो करेगा जो ओम्स लॉ में प्रेडिक्टेबल है। ओके, ओम्स लॉ वहाँ वेरीफाई नहीं होगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। पोटेंशियल डिफरेंस याद है कि नहीं याद है? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कितना वर्क डन हम लोग को करना पड़ रहा है, उसको होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही कह रहा है, जैसे मान लो एक कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर से हम लोग को क्या करना है, ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग इस कंडक्टर से। तो करंट जितना पास कर रहा होगा, करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक में चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा पर सेकंड, उसको कहते हैं करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन लग रहा है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अब देखो, याद रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं, कोई भी तुम कांस्टेंट का नाम दे सकते हो, v इज इक्वल्स टू, जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम साइन हटाओगे, वहां पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, तो एक तुम्हारा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को तुम k दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, हम लोग यहाँ पे r देते हैं नाम। ओके, इस कांस्टेंट को क्या नाम दिए? r दिए। ये कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, ये कांस्टेंट है। ओके, याद रखना ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे जनरली हम लोग के लिखते हैं, बट यहाँ पे आर लिख रहे हैं क्योंकि इसका स्पेसिफिक भी हम लोग एक अलग इसको रेजिस्टेंस नाम देके, एंड फिर इसका एक अलग स्टडी भी है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं, पहले ये समझो। अब अगर जो लोग, तुम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं जानते होगे, ये होता क्या है, ये क्या हुआ। सो देखो, हम शॉर्ट में बताते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक को घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा। ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? अगर एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा घट रहा है, अगर एक को घटा रहे हो तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ गए। और अगर तुम पहचानोगे कैसे, मान लो तुम, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आई जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे करके दिखा दिया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हुआ। अगर मान लो रहता है यहाँ पे स्टेटमेंट करंट फ्लोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यहाँ पे इनवर्स लगा देते हैं दूसरे टर्म के ऊपर। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं। अगर जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बता दियो, जिसको पता है वो फाइन, नो प्रॉब्लम। सो समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दिए ओम्स भाई साहब, ये लॉ दिए।
मतलब क्या दिए कि इस कंडक्टर से जितना करंट पास हो रहा होगा, जितना चार्ज एक सेकंड में पास हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक चार्ज को यहां से यहां जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा। ठीक, तो अगर तुम करंट बढ़ाओगे, करंट मतलब चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड अगर यहां से बढ़ेगा तो वर्क डन भी उतना ही ज्यादा लगेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, मतलब वर्क डन भी उतना ही करना होगा उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए। ये होता है ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। ठीक, ये स्टेटमेंट रट लेने से तो ओम्स लॉ ठीक है, तुम एग्जाम में लिख के आ जाओगे, बट ओम्स लॉ होता क्या है, क्या कह रहा है, बात समझ में क्या आया, क्या कर रहा है। अगर तुमको इस कंडक्टर से ज्यादा करंट पास करवाना है, मान लो तुमको करंट बढ़ा, 2 मिली एम्पेयर चल रहा है, 2 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है, तुम उसको 5 मिली एम्पेयर कर दिए, मतलब करंट बढ़ा। करंट बढ़ा मतलब चार्ज जो फ्लो हो रहा है इस एंड से इस एंड तक वो बढ़ा, चार्ज अब ज्यादा फ्लो होने लगा, टाइम तो एक ही सेकंड लेकिन चार्ज ज्यादा फ्लो होने लगा। तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज को यहाँ इस पॉइंट से इस एंड पहुंचने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो अब बढ़ गया है, वो वर्क डन अब बढ़ चुका है, क्योंकि चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस ही बढ़े हैं, तो वर्क डन भी बढ़ेगा, वर्क डन करने में इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचने में। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर ऑफ चार्जेस ही बढ़ा। ठीक, चलो अब हम लोग, ये हुआ ओम्स लॉ। ये याद रखना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू I है। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दोनों का साइन अगर हटा के इज इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तुम कांस्टेंट टर्म को किसी भी टर्म में नाम दे सकते हो, K R P Q कुछ भी, ठीक है, तुम्हारा मर्जी। बट हम लोग यहाँ R दिए क्योंकि R से हम लोग रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसको R से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे R डायरेक्टली ले लिया हम लोग। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, सो हम लोग क्या आया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर आ गया। आर क्या है, आर आर रेजिस्टेंस है, ओके, रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। देखो ये लिखना जरूरी है, मतलब एक मटेरियल है स्पेसिफिक। अब जैसे तुम इस कंडक्टर का बात करो तो इसी कंडक्टर का अगर बात करोगे, गिवन टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर तुम इसी कंडक्टर का बात करोगे तो रेजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट आएगा। जब जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करोगे तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो हमेशा रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट ही आएगा। बट ये बदल सकता है, कब बदलेगा, जब तुम मटेरियल डिफरेंट ले आओ, डिफरेंट कंडक्टर पीस ले आओ तो डिफरेंट कंडक्टर पीस में डिफरेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बदलेगा। या फिर टेम्परेचर बदल दो तो फिर रेजिस्टेंस बदलेगा, क्योंकि ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, ओके। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है या फिर डेफिनेशन बनता है रेजिस्टेंस का। सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड between the ends of the conductor, between the ends of the conductor and the current flowing through it, जो उससे करंट फ्लो हो रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स इज कॉल्ड, जो वो कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को अलग अलग टर्म में भी अगर तुम अपने टर्म में कहोगे तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ओपोजिशन ऑफ करंट, ओके, ओपोजिशन ऑफ करंट, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना ही रेजिस्टेंस का काम है। मतलब जैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट बहुत आसानी से फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, अब इस करंट के फ्लो को, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अगर तुमको अपोज कर रहा है, वो अपोज कर रहा है मतलब करंट घटेगा, तो वो क्या होगा, उसको कहेंगे रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस से कारण हो रहा है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दो जो ओपोजिशन ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ओके, क्लियर है। चलो इसका हम लोग फर्दर अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या नहीं होता है, फिर उससे एक और टर्म निकलेगा रेजिस्टिविटी, हम लोग सब चीज़ें बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अभी सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे दिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म है एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, एक स्पेसिफिक मटेरियल ले रहे हैं उसके लिए, और उसके बाद एक गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए फिर ओम्स लॉ ही बदल जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पे, अब जैसे हम लोग वैल्यू लिखे देखो V, वेट वेट वेट,
सो वैल्यू हम लोग क्या आया था, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, आई आर। सो आर इज इक्वल टू V बाई आई, ये है। देखो यहाँ पे R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। अब ये बोलोगे ये कैसे कह रहा है भैया, जिनको नहीं पता है। सो जब हम लोग I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V किए थे और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम लोग कांस्टेंट लाए थे, मान लो V इंटू आर जो लाए थे, जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर लाए ना यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये I दोनों एक दूसरे के सामने ही ना रहा। अगर तुम ऐसे नॉर्मल टर्म में समझना चाहो तो V और I दोनों के एक सामने है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मान लो ऐसे करके, और फिर इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग एक कांस्टेंट में बना रहे होते तो ये ऐसे निकलता, V इज इक्वल टू आर बाई आई। यहाँ पे V और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बात समझ में आया हम लोग कैसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट। सो समझ में आया। तो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही कह रहा है यहाँ पे, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो ओम्स लॉ ही कहता है, ओम्स लॉ खुद कहता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ही होता है रोकना, रुकाव। तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ गए, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। तो ऐसे भी हम क्या करें, रेजिस्टेंस इज व्हाट, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को रोकता है। अगर तुम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो वो करंट क्या होते जाएगा, उसमें कम 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 फ्लो होते जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्लियर हो रहा है ना चीजें, चलो ठीक। कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो सही से एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो, लेक्चर। चलो ठीक, ओम्स लॉ का बात करते हैं। तो जैसे एक और चीज इसमें बताते हैं हम यूनिट के बारे में, ठीक है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये था फॉर्मूला। हम लोग देखो यूनिट अगर तुम लोग निकालना सीखे हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यूनिट फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। सो डब्ल्यू का यूनिट वर्क डन या फिर एनर्जी का यूनिट जूल में होता है, और कुलम का क्यू जो चार्ज है उसका कुलम में, तो जूल पर कुलम ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, या फिर इसको तुम लिख सकते हो वोल्ट्स, ठीक है। सो ये दो यूनिट है। उसके बाद अगर तुम करंट का लोगे, करंट का यूनिट एम्पियर, ओके, ये तो पता है तुम लोग को, ठीक। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या था, V बाई आई। तो R का क्या हो जाएगा, करंट यूनिट, R इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम बाई करंट का एम्पियर। सो जूल पर कुलम एम्पियर। और देखो वोल्ट्स है, वोल्ट्स भी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, तो V बाई ए मीन्स वोल्ट पर एम्पियर, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। मीन्स देयरफॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, जूल पर कुलम्ब एम्पियर और वोल्ट्स पर एम्पियर। और एक और इसका यूनिट होता है ओम, जो कि बहुत फेमस है, इसी में हम लोग यूज करते हैं। इसका सिंबल होता है ऐसे, ओके। देखो हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ओम का सिंबल क्या होता है, ये बहुत फेमस है, ओम ही जनरली यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को किसमें क्या यूनिट हुआ, ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट हाँ यूनिट है तो यूनिट है, ठीक। ओम बहुत कॉमनली यूज यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिक में, कि ऑपोजिशन ऑफ करंट हो गया या फिर रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। उसके बाद उसका यूनिट क्या हुआ, ओम उसका यूनिट होता है, ठीक। चलो अब समझते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट को, तो वैल्यूज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो तुम लोग जानते होगे, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज, हम लिख देते हैं इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, इफ टू क्वांटिटीज, तुम लोग 10th में आ गए हो, 9th तो तुम लोग ग्राफ पढ़े हो गए अच्छा से, और अगर नहीं पढ़े हो तो हम
ग्राफ का लेक्चर अपलोड करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ग्राफ पे अपलोड करेंगे तो उसको बढ़िया से देखना, क्योंकि उसमें हम लोग ग्राफ का एक एक कॉन्सेप्ट डील कर रहे होंगे, हम बहुत अच्छे से समझा देंगे ग्राफ क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सो इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दो क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन द ग्राफ between them are always straight line, is always हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट होके एकदम स्ट्रेट लाइन में बीच से कट करते हो जाता है 45 डिग्री पे, ओके। ये होता है जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक। सो यहाँ v और i क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के बीच का ग्राफ भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और जब तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा स्कूल में, ठीक है, और जब तुम इसको मेजर करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्यों आ रहा है स्ट्रेट लाइन, अब बात ये क्यों रहा है स्ट्रेट लाइन भाई, ऐसा क्यों, कोई और ऐसा क्यों नहीं आ जा रहा है यार, इस तरीके से लेके इस तरह का क्यों नहीं करवा जा रहा है, या फिर ऐसा लेके ऐसा कर क्यों नहीं आ जा रहा है, या फिर हाँ ऐसे ट्रायंगल जैसे कुछ भी, मतलब स्ट्रेट लाइन ही क्यों आ रहा है, ठीक है। ऐसे रटने का तो रट लिए कि स्ट्रेट लाइन होता है, बट क्या क्यों, देखो हम लोग क्या क्या जान रहे हैं कि करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। सो इसको मान लो यहाँ पे प्लॉट है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से प्लॉटेड है ग्राफ में, ओके। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके प्लॉटेड है। सो ये ग्राफ यही दिखाएगा कि जितना तुम्हारा वैल्यू 1 पे आने पे हो रहा है, ये 1 पे, सो अगर तुम 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो वो 1 यूनिट ऑफ करंट बढ़ाएगा, और अगर 2 यूनिट ऑफ पोटेंशियल करंट बढ़ाओगे तो 2 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। मतलब ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। मीन्स जैसे जैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, देखो इस ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा होगा बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ये हमेशा क्या बना रहा होगा, 45 डिग्री का बना रहा होगा। ये क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये दिखाई वही चीज रहा है कि करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। सो तुम एक्सपेरिमेंट में जब भी करोगे तुम्हारा भी इसी तरीके से रीडिंग आएगा। अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, और एक दो और कंडीशन होता है जो कि तुम लोग रखोगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम, और हम लोग रेजिस्टेंस में जानेंगे क्या कंडीशन होता है। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज करंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ओ ए, देखो ग्राफ क्या ओ ए, दैट एज द पोटेंशियल डिफरेंस v इंक्रीजेज, जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे द करंट i ऑल्सो इंक्रीजेज, करंट भी बढ़ते जा रहा है। बट द रेशियो v बाई आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जब तुम रेशियो निकालोगे v बाई आई का तो वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। मान लो v बाई आई का रेशियो हमेशा, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 आए, देखो कांस्टेंट आना मतलब जरूरी नहीं कि 1 आ जाए। 1 आने का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी था, सेम अमाउंट ऑफ करंट भी था, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑफ पोटेंशियल जब रहेगा तो 1 आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, करंट अगर तुम 2 एम्पियर से स्टार्ट कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस तुम 8 वोल्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा रेशियो क्या आ जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। बट ये 4 फिर हमेशा मेंटेन रहेगा जब तक तुम्हारा टेम्परेचर और मटेरियल कांस्टेंट है। तो बात समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट देगा, जरूरी नहीं 1 दे, कांस्टेंट देगा, कोई कांस्टेंट टर्म। मतलब हमेशा जब भी तुम उस मटेरियल का सेम टेम्परेचर पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो और फिर उसको अगर इंक्रीज करोगे तो करंट भी तुम्हारा इंक्रीज होगा, या फिर करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। सो ये समझ गए तुम लोग, चलो ठीक। अब दिखाएंगे कि भाई इसको एक्सपेरिमेंटली किए कैसे, क्या क्या सेटअप क्या था, तो हम लोग सेटअप के बारे में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट तो तुम लोगों को लैब में ही करना होगा, एक्सपेरिमेंट तो हम यहाँ कर नहीं सकते यार, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या होगा, ठीक है। सो ये था सेटअप, ये सेटअप मान लो, ठीक है। सो ये बैटरी हुआ, बैटरी तुम लोग जान रहे हो कि बैटरी क्या होता है। ये स्विच हुआ, ये देखो रियोस्टेट कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको और क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। देखो ये वायर हो गया, ये एम मीटर फॉर मेजरिंग करंट, इसको करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक, फॉर मेजरिंग करंट। और ये जो वोल्ट मीटर है ये फॉर मेजरिंग वोल्टेज, फॉर मेजरिंग वोल्टेज। हम लोग उसको पढ़ेंगे, आएंगे तो डिफरेंट क्लासेस में हम लोग अगेन पढ़ेंगे कि वो एम मीटर वोल्ट मीटर को कैसे
मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करता है, कैसे कहाँ सेटअप करते हैं सर्किट में, वो सब जानेंगे हम लोग, ठीक। सो एमीटर फॉर मेजरिंग करंट, वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग वोल्टेज। वोल्टेज किसका मेज़र करना है, ये कंडक्टर का, जो ये कंडक्टर लेंगे उसी का ना वोल्टेज मेज़र करेंगे, और ये करंट तो भाई कितना फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से तो वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टर है। अब हम लोग क्या देखना है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है कि आई चेंज कर रहे हैं तो वी भी चेंज हो रहा है, मतलब अगर आई को इंक्रीज कर रहे हैं तो वी भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या किए थे एक्सपेरिमेंट में, क्या होता है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हम लोग रेजिस्टेंस लगाए हैं यहाँ पे, ये इसको क्या करते हैं हम लोग बदलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को बदल सके। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करना। अगर मान लो रेजिस्टेंस तुम बहुत ज़्यादा कर दियो तो करंट बहुत कम फ्लो होगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम लोग इसी का यूज़ करके क्या करते हैं कि हम लोग करंट को बदलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखेंगे पहले, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखेंगे तो करंट बहुत कम फ्लो हो रहा होगा, तो फिर क्या करते हैं धीरे धीरे रेजिस्टेंस को फिर घटाते हैं, तो फिर करंट चेंज हुआ, मतलब करंट इंक्रीज हुआ, तो हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, तो फिर देखते हैं अच्छा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम अमाउंट में बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ठीक। फिर हम लोग क्या किए, फिर रेजिस्टेंस कम किए, मतलब रेजिस्टेंस अगर कम किया तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो फिर बढ़ेगा, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा। फिर रेजिस्टेंस को कम किया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, और अगर मान लो रेजिस्टेंस को तुम बढ़ा दिए तो करंट घट गया, और अगर करंट घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग वैल्यूज नोट करते हैं और उस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है एंड करंट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे 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 तुम करंट घटाओगे वैसे वैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, ठीक। चलो, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं हम लोग लैब में, या फिर तुम लोग करोगे अपने से, ठीक। सो अब बात करते हैं कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो तुम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर तुम लोग बेसिक है या तुम लोग जानते होगे नो डाउट, तब भी देख लेते हैं। चलो, तो कंडक्टर क्या हुआ, दो सबस्टांसेस। अब देखो इसको हम लोग एक डिफरेंट टर्म्स में देखेंगे क्या है ये कंडक्टर। दो सबस्टांसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। अब तुम लोग कंडक्टर पढ़ते आए हो कि दोज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, सो कंडक्टर कहते हैं। बट ये अब नया स्टेटमेंट क्या निकल गया, दो सबस्टांसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये नया स्टेटमेंट क्या है, देखो ये सेम चीज है। क्यों सेम चीज है, रेजिस्टेंस क्या हुआ, ओपोजिशन टू करंट फ्लो को रोकना। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा तो करंट फ्लो बहुत कम होगा, और अगर करंट फ्लो बहुत कम होगा तो मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर मतलब क्या होता है, करंट फ्लो करना। तो अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गुड कंडक्टर नहीं है तब वो। और अगर करंट फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है किसी मटेरियल से, तो वो गुड कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप कम होगा। ये पढ़े हैं ना हम लोग जी, करंट फ्लोइंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हम लोग पहले देखे भी। सो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो करंट कम होगा तो कंडक्टर बैड होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टर ज्यादा अच्छा होगा। सो वही बात है, दो सबस्टांसेस विच आर वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ज्यादा करंट फ्लो होने देते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है। तो उसी बात को कहने का डिफरेंट तरीका है बस, क्योंकि हम लोग नया टर्म सीखे हैं रेजिस्टेंस, तो उस टर्म में हम लोग बता रहे हैं गुड कंडक्टर क्या हुआ उस टर्म में, ठीक है। अ गुड कंडक्टर allows the electricity to flow through it easily। मतलब अ गुड कंडक्टर क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो होने के लिए। ये तो जानते हैं हम लोग कि अच्छे कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो हो जाता है, ठीक। सिल्वर मेटल, देखो सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। बट हम लोग देखो तार क्या है, कंडक्टर ही है, तभी ना उसमें से करंट फ्लो होता है जी। बट तार में तो सिल्वर यूज नहीं कर सकते हैं, सिल्वर इतना भी सस्ता तो मिलता नहीं है कि तार में यूज करने लगे तो पता चलेगा कि पूरा दुनिया का सिल्वर ही खत्म हो गया है। तो हम लोग तार में क्या यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं जनरली। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर है देखा जाए तो, ठीक है। सिल्वर बहुत बेस्ट है, बट हम लोग उसका यूज भी तो नहीं कर सकते ना हर जगह पे। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो जो ये वायर होता है, जो तुम लोग वायर देखे होगे ये वाला, इसमें ये कॉपर का बना होता है। ये क्या होता है, जनरली कॉपर का होता है, ठीक। तो ये कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा पास होता है, और ये भले बेस्ट नहीं है बट ये बहुत अच्छा है। सो हम लोग बेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा लेते हैं भाई, कम चीज पे मानोगे ही यार,
सीधा सीधा बात है क्या। चलो ठीक है, गुड कंडक्टर समझ गए। अब आता है रजिस्टर किसको कहते हैं। तो रजिस्टर क्या हुआ, दो सबस्टांसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रजिस्टर। मतलब कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, और अगर कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा तो क्या होगा, करंट जो फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, करंट फ्लो होगा बट बहुत कम होगा, तो कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं बन पाएगा, बट वो रजिस्टर कहलाएगा, मतलब रेजिस्टेंस उसका हाई है। ओके, सो दो सबस्टेंसेस व्हिच आर कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या हो, कंपैरेटिवली हाई हो, जिससे कंपैरेटिवली कंडक्टर्स है। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, द लॉ इज लाइक नाइक्रोम, मैग्नम, मैग्नीन, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटन, ये सब अलॉय है, ठीक है। अलॉय मतलब क्या होता है, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ओके, उसको अलॉय कहते हैं। ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस, इन सबका क्या होता है, लगभग हाई रेजिस्टेंस होता है। सो दे आर कॉल्ड रजिस्टर, इसलिए इनको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे नाइक्रोम का ही यूज होता है, आयरन जो तुम लोग देखते हो उसमें नाइक्रोम वायर का यूज होता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है। अब बोलोगे यार यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस यूज करने का क्या मतलब हुआ, ये आयरन में क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या काम है रेजिस्टेंस का। तो समझो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा, तो करंट हम लोग बार बार सप्लाई किए जा रहे हैं लगातार, और उसमें से करंट फ्लो हो नहीं रहा है सही से, करंट हो रहा है फ्लो बट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज को तुम, या फिर तुम कुछ भी देख लो, बैटरी देख लो यार, बैटरी जब तुम चार्ज में लगाते हो तो तुम्हारे से उससे डायरेक्ट करंट पास होते ही जा रहा है, पास होते ही जा रहा है, बट वो थोड़ी देर बाद गर्म होने लगता है। गर्म क्यों होने लगता है, क्योंकि उसमें चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो करते जा रहा है लगातार, और उन पे जो वर्क डन हो रहा होगा वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा। बात समझ रहे हो। तो जब रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है उसमें से करंट बहुत कम फ्लो हो रहा होता है, और बहुत कम फ्लो होने के कारण वो धीरे धीरे हीटअप होते जाता है। इसलिए आयरन को क्या करता है, आयरन में हाई रेजिस्टेंस का यूज करता है। अगर कंडक्टर का यूज करने लगेंगे तो एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी निकला और फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो पास होना होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हीटअप होने लगता है बॉडी। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग जनरली आयरन या फिर जहाँ हीटिंग पर्पज के लिए यूज करना होता है वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का हम लोग यूज करते हैं, कि करंट कम से कम फ्लो हो, जिससे हीटिंग इफेक्ट बढ़ सके। ठीक, चलो। सो रेजिस्टर आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टॉपिक अपना, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, दो सबस्टेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इनफाइनाइटली हाई मैं समझ रहे हो कि उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा है कि उससे करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। सो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं इंसुलेटर। ऐसा सबस्टेंस है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली हाई है, मतलब उसमें से करंट फ्लो ही ना हो, ना के बराबर हो। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। जो इंसुलेटर वो अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, वो इसीलिए उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो हम लोग तो इंसुलेटर जानते भी हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया, रबर। जो हम लोग बिजली मिस्त्री जो काम करता है, जो बिजली वगैरह में काम करते हैं, वो रबर का क्यों पहनते हैं ग्लव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ठीक, लकड़ी जो सूखा लकड़ी होता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। सो ये सब हुआ गुड कंडक्टर, रेजिस्टर एंड इंसुलेटर। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप तुम लोग होम्स लॉ सही से समझे होगे, एंड नहीं समझोगे तो वापस से तुम लेक्चर देख सकते हो, या फिर जहाँ तुम लोगों को दिक्कत होगा, जहाँ तुम लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो तुम उन लोगों को कमेंट कर सकते हो, तुमको डीएम कर सकते हो, या तुम सेपरेटली वीडियो बना के समझा देंगे, या फिर तुमको पर्सनली समझा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक रेजिस्टेंस के साथ। हम लोग रेजिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बस थोड़ा सा जाने कि रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं, उसका हम लोग डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।